कर्ज के चलते किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आपने खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन कर्ज के बोझ में दबकर बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या ने हम सबको हैरान कर दिया है। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर के लिए कर्ज चुकाना इतना मुश्किल कैसे हो गया कि उन्हें आत्महत्या करना आसान लगा। आज हम आपको बताएंगे कि आत्महत्या करने से पहले नितिन देसाई किस तरह रोज मर मर कर जी रहे थे और कैसे उन्हें कर्ज देने वाली फाइनेंस कंपनी एडलवेस के अधिकारियों ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने रायगढ़ जिले के खालापुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एडलवेस ग्रुप के अधिकारियों ने नितिन देसाई को लोन की वसूली करने के लिए बार बार मानसिक कष्ट पहुंचाया। नेहा देसाई ने शिकायत में कहा है कि मानसिक कष्ट के कारण ही उनके पति नितिन देसाई ने आत्महत्या की है। जी मीडिया के पास नितिन देसाई आत्महत्या केस में दर्ज इस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि नितिन देसाई ने किन परिस्थितियों के चलते आत्महत्या की और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। इस एफआईआर में एडलवेस ग्रुप के अधिकारियों समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला नाम है एडलवेस के चेयरमैन राजेश शाह, दूसरा नाम है एडलवेस के अधिकारी सुमित शाह और तीसरा नाम है एडलवेस से जुड़े केरू मेहता, चौथा नाम है एडलवेस असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी EARC के अधिकारी RK बंसल और पांचवा नाम है जितेंद्र कोठारी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण के अधिकारी हैं। एफआईआर के मुताबिक एडलवेस फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों के बार बार पैसे मांगने की वजह से नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इस सवाल का जवाब भी एफआईआर में दिया गया है। यह एफआईआर मराठी भाषा में लिखी गई है, लेकिन हमारी टीम ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। एफआईआर में नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने बयान दिया है। साल 2016 में एडलवेस ग्रुप के अधिकारी राजेश शाह ने खुद नितिन देसाई को प्रस्ताव दिया कि उनकी फाइनेंस कंपनी उनके स्टूडियो में निवेश करना चाहती है। इसके बाद नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी से वर्ष 2016 में 150 करोड़ और फिर साल 2018 में 35 करोड़ रुपए का लोन लिया। बदले में एनडी स्टूडियो की जमीन गिरवी रखी गई। एफआईआर के मुताबिक अप्रैल 2019 में ECL फाइनेंस कंपनी ने नितिन देसाई पर 6 महीनों की अवधि के लिए लोन की किस्तों की प्री पेमेंट करने का दबाव डाला था, जबकि नितिन देसाई समय पर किस्तें चुका रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के दबाव में आकर नितिन देसाई ने हीरानंदानी पवी में अपना एक कार्यालय बेच दिया और फरवरी 2020 तक ब्याज सहित लोन की सभी किस्तें चुका दी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से लगे प्रतिबंधों के कारण फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग बंद हो गई और नितिन देसाई का स्टूडियो भी बंद हो गया। कोरोना महामारी के दौर में बिजनेस में रुकावट के कारण ECL फाइनेंस कंपनी से लिए गए लोन की किस्तें चुकाने में देरी होने लगी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक नितिन देसाई ने महामारी संकट के बावजूद ECL फाइनेंस कंपनी को लोन चुकाने की पूरी इच्छा दिखाई, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी सुमित शाह और केरू मेहता हमेशा लोन की किस्त चुकाने का दबाव बनाते थे। एफआईआर में नेहा देसाई ने बताया है कि नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी को वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी केरू मेहता और सुमित शाह ने अचानक नितिन देसाई को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। एफआईआर में नेहा देसाई ने बताया है कि कैसे ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर उनके पति को प्रताड़ित करने का खेल खेला। नेहा देसाई के मुताबिक नितिन देसाई लोन चुकाने के लिए अपने स्टूडियो में निवेश के लिए नए निवेशकों को ला रहे थे, लेकिन उन्हें ECL फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। नितिन देसाई इस बात से मानसिक दबाव में थे कि ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी उनके स्टूडियो को हड़पना चाहते थे। आरोप है कि नितिन देसाई लोन रिस्ट्रक्शन और वन टाइम सेटलमेंट में से किसी एक के लिए तैयार थे, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ऐसा करने से बच रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी की इस नीति के कारण नितिन देसाई के बिजनेस प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे और नए प्रोजेक्ट में भी दिक्कत आ रही थी।
जिससे वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सब चक्रों में फंसकर नितिन देसाई पर लोन की कुल बकाया रकम बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गई थी। इन सब कारणों से नितिन देसाई काफी तनाव में रहते थे। इसी 25 जुलाई को ECL फाइनेंस कंपनी की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने नितिन देसाई की कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी। और इसके बाद ND स्टूडियो के सील हो जाने का डर नितिन देसाई को सता रहा था और फिर 2 अगस्त को नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली। सिर्फ नितिन देसाई का परिवार ही एडलवाइस कंपनी पर आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है। खुद नितिन देसाई ने भी आत्महत्या करने से पहले वॉइस मैसेज में अपनी आत्महत्या की वजह और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बयान छोड़ा है। पुलिस को नितिन देसाई के कुल 11 ऑडियो मैसेजेस मिले हैं, जिसमें से एक में उन्होंने कहा है राजेश शाह एक मूर्ख है और उसने छोटे और बड़े बिजनेसमैन के लिए कड़ी मेहनत से बनाए गए मेरे स्टूडियो को निगल लिया। मैंने उसे 100 बार फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग NCLT के जरिए बहुत परेशान किया गया। मेरे पास 2-3 निवेशक निवेश करने के लिए तैयार थे लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। मुझ पर दोगुनी कीमत का बोझ डालकर दबाव डाला गया। मुझ पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके से दबाव डाला गया। नितिन देसाई ने एक और ऑडियो मैसेज में कहा था कि स्मित शाह, केरू मेहता और RK बंसल मेरे स्टूडियो को लूटने, मुझे बदनाम कर घेरने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, रुपए के लिए धमकी देकर दबाव डाला, मेरा सोने जैसा ऑफिस बिकवा दिया, साजिश कर दबाव डालकर मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन देसाई के ये आखिरी ऑडियो मैसेजेस अब इस केस में अहम सबूत बन चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि एडलवाइस कंपनी के अधिकारियों ने साजिश रचकर नितिन देसाई को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अब पुलिस FIR में आरोपी 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन एडलवाइस के मैनेजमेंट को अभी भी लगता है कि उसके अधिकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। एडलवाइस ने जी मीडिया को ईमेल पर अपना जो जवाब भेजा है, उसमें कंपनी ने दावा किया है कि एडलवाइस आर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। कंपनी के मुताबिक नितिन देसाई से ना तो ब्याज दर बहुत अधिक ली गई और ना ही वसूली के लिए उन पर कोई दबाव डाला गया था। कंपनी ने कहा है कि जैसे वसूलने में पूरे नियम और कायदे का पालन किया गया है। अब एडलवाइस की तरफ से चाहे जो सफाई पेश की जाती रहे, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि उसके अधिकारियों की तरफ से मिल रही प्रताड़नाओं की वजह से नितिन देसाई को अपनी जान गंवानी पड़ गई। Until February of 2020, all payments were made. They also demanded a 6 months interest in advance, which my father provided by selling his Bhavai office. He had no intention to defraud anyone, and he was going to make all the payments that he had promised. Due to the pandemic in 2020, the entire world came to a standstill, and the Bollywood industry was badly affected as well, because of which there was no work and the studio was closed. So he could not make his regular payments, and there were some delays. Even after that, he repeatedly made attempts to meet with the company, the lender company, to negotiate with them for a restructure or some help or a one-time payment or some leeway in the payment so he could still finish paying back what he owed. The company gave him false assurances but started legal matter and legal proceedings on the side.
साल 2020 में 5,213 लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस हिसाब से हर दिन औसतन 15 लोगों ने आत्महत्या की। 2019 में भी 5,908 लोगों ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी की थी। और कर्ज के इस जाल में समाज का सिर्फ गरीब फंसकर जान गंवा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या इसका सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारी या रिकवरी एजेंट लोन की किस्त ना चुका पाने पर आपको डरा या धमका नहीं सकते हैं। और लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस भी हैं, जिसके मुताबिक लोन रिकवरी के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को वर्किंग डेज में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर या घर आ सकता है। लोन की रकम की वसूली के लिए सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ग्राहकों को रिकवरी एजेंट या एजेंसी के बारे में जानकारी देगी। रिकवरी एजेंट ग्राहक से संपर्क करते समय बैंक के नोटिस की कॉपी को साथ रखना होगा। लेकिन अक्सर बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज ग्राहकों को प्रताड़ित करती हैं और नियमों के खिलाफ जाकर ग्राहकों को परेशान करती हैं। अगर आप भी किसी कर्ज के जाल में फंसे हैं और बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के वसूली गैंग आपको परेशान कर रही है, तो आप उसके खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां कोई प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, जब लोन दिया जाता है उसी वक्त इतने डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत लिए जाते हैं और जो बोरर रहता है वो बोरर हर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करता है, जिसे बैंक ऑफिशियल बोलते हैं, और प्राइवेट जो फंडिंग करता है वो बोलता है। कई बार तो ऐसा है कि लिमिटेशन का तो 3 साल का है, पर इन एडवांस टाइम बार न होने के कारण, लोन टाइम बार न होने के कारण इन एडवांस एक्नॉलेजमेंट रिवाइवल लेटर्स पे भी सिग्नेचर ली जाते हैं। और लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन अगर वो इन टाइम नहीं रिपे किया गया तो उस पे जो ब्याज चढ़ता है वो ब्याज बहुत भारी पड़ता है। सिर्फ भारी नहीं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह से पिनल फाइन, इतने अलग अलग फाइन लगाए जाते हैं कि जिससे जो लोन देता है वो बहुत मुश्किल में आ जाता है, उसका सोशल प्रेस्टीज खत्म हो जाता है, और उसी हालत में अगर उसका मेंटल बैलेंस खो बैठा तो हमने देखा है कि नितिन देसाई जी की क्या आज हालत हुई। एक बड़ा मराठी शानदार एक कला का डायरेक्टर थे और जो लोन लिया था उससे कई दुगना लोन रिपे न करने के कारण उससे उनको जान देनी पड़ी। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से कर्ज का शिकार होकर आत्महत्याओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एजेंट परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी है। इसकी शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी किसी भी कंपनी से, फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को अधिकार मिल गया है या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को अधिकार मिल गया है आपको प्रताड़ित करने का, आपको परेशान करने का, या फिर आप पर किसी भी तरह का दबाव डालने का। आपके पास पूरा हक है अपने लोन की अदायगी करने का, और सही समय पर अदायगी करते रहने पर किसी भी तरह की प्रताड़ना अगर आप झेल रहे हैं या फिर किस्तें अगर डिले होती हैं और उसके बाद भी आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कुछ समय के बाद भी, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको अगर एजेंट परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कर्ज के जाल में फंसे हैं तो आपको ज़रूरी जानकारी भी जुटा लेनी चाहिए कि अगर आपको कंपनी परेशान करती है तो उसके बदले में आप खुद के बचाव के लिए किस तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारियों के पास कोई हक नहीं होता है आपको परेशान करने का। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही वो आपके पास कॉल करके आपसे पूछताछ कर सकते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रात को वो आपके पास फ़ोन नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई अधिकारी, कोई एजेंट आपके घर पर आता है तो उसके पास बैंक से प्रोवाइड करवाई हुई एक कॉपी का होना भी ज़रूरी है, जिसे आप देख सकते हैं कि आपकी किस्तों की कितनी अदायगी हो चुकी है और कितनी अदायगी बची है। और लोन को लेकर आप जब भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी अगर आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से, बैंक से लोन लेते हैं तो ज़रूरी जांच पड़ताल कर लें और जितने भी दिशा निर्देश उसमें होते हैं, नियम उसमें होते हैं, उनको पढ़कर ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करें।